हेलो दोस्तों, दिसंबर 1941 पैसिफिक ओशन के हवाई आइलैंड में सर्दियों का मौसम चल रहा था। 7 दिसंबर की सुबह हवाई आइलैंड पर्ल हार्बर पर आसमान साफ और धूप वाले थे। अमेरिकन नेवी यूनाइटेड स्टेट पैसिफिक फ्लीट के पोर्ट में शांत से आराम कर रहा था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह शांत बहुत जल्द ही बिगड़ जाएगा और सुबह की 7:55 पे जापान ने हवाई आइलैंड पर्ल हार्बर पर अटैक कर देते थे। आसमान से बम की बारिश हुई। जापानीज प्लेन ने अमेरिकन शिप और प्लेन्स पर टॉर्पेडो बम और गोलियां चलाई, जिससे बड़ी मात्रा में लोग हताहत हुए। इस हमले में 2403 अमेरिकन मारे गए और 1178 से अधिक घायल हुए थे। हमले में 21 शिप और 188 एयरक्राफ्ट डैमेज हुए थे। जापानीज हमले में 6 एयरक्राफ्ट कैरियर्स, 2 बैटल शिप्स, 2 हैवी क्रूइजर्स, 1 लाइट क्रूइजर्स, 9 डेस्ट्रॉयर्स, 8 टैंकर्स, 23 फ्लीट सबमरीन और 414 एयरक्राफ्ट शामिल थे। जापानियों ने अपने विमानों को 2 वेव्स में डिवाइड किया। पहला बैटलशिप और कैरियर को निशान बनाना और दूसरा टैंकर, क्रूइजर और एयरफील्ड को निशान बनाना। अमेरिका इस हमले से घबरा गया क्योंकि उसे उम्मीद नहीं था कि जापान उसकी मेनलैंड के पास से ही हमला करेगा और उसे हमले की कोई वार्निंग भी नहीं मिली थी। अमेरिकन जनता को भी शॉक कर दिया था और अगले दिन ही अमेरिका जापान पर युद्ध की घोषणा कर दी, जिसे अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वॉर में प्रवेश कर दिया। अब सवाल यह है कि जापान ने हवाई आइलैंड पर्ल हार्बर पर अटैक क्यों किया और इस सरप्राइज अटैक पर अमेरिका का क्या रिस्पॉन्स रहा। आइए आज की इस वीडियो में पर्ल हार्बर की कहानी को समझते हैं। December 7th, 1941, a day of infamy. Even as Japanese diplomats were conferring with Secretary of State Hull on peace measures, Nipponese planes were swooping down on Pearl Harbor. This pictorial record includes both U.S. films and pictures made by the enemy as they dropped their load of death on the naval base, on Wheeler Field, on civilian homes and schools. 100 Japanese planes and a number of midget submarines took part in the attack. In an hour and 5 minutes, the battleship Arizona was completely destroyed and 4 others severely damaged. 3 other battleships and 3 cruisers suffered lesser damage. Nearly 200 planes were destroyed. In that Sunday morning inferno, the Pacific Fleet appeared to be completely immobilized by the sneak attack. Nearly 3,000 casualties added to the catastrophe. Within hours, the United States declared war. सबसे पहले हमले के बारे में गहराई से जानने की कोशिश करते थे। पूरी दुनिया जब ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट से गुजर रहा था, जापान अपना एम्पायर का विस्तार करने की चाहत में पहले ही चाइना पर आक्रमण कर दिया और डच ईस्ट इंडीज की रिसोर्सेज तक एक्सेस करना चाहता था, जबकि यूएस ने पूरी तरह से जापान की इस तरह आक्रमण को विरोध किया और जापान पर इकोनॉमिक सैंक्शंस और ट्रेड सैंक्शंस लगाया। 1931 की शुरुआत में जापान सरकार चाइनीज प्रोविंसेस मंचूरिया पर अपना कंट्रोल एक्सटेंड कर दिया था और अगली साल ही जापानीज ने मंचोको की परफेक्ट स्टेट के निर्माण के साथ इस जगह पर अपने देश को मजबूत कर दिया। 7 जुलाई 1937 में बीजिंग के पास मार्कोपोलो ब्रिज पर एक संघर्ष ने जापान और यूनाइटेड फ्रंट चाइनीज नेशनलिस्ट और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के बीच एक ओपन वॉरफेयर के संकेत दिया और रेस्पॉन्स में यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट में 1938 में चाइना को अपना पहला लोन दिया। जुलाई 1939 में यूएस ने जापान के साथ 1911 की ट्रीटी ऑफ कॉमर्स एंड नेविगेशन को समाप्त करने की घोषणा की और 1940 की गर्मी की शुरुआत में अमेरिका ने युद्ध की यूजफुल वेपन को जापान तक एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया था। फिर जून 1941 में जब जापानियों ने पूरी इंडो चीन पर कब्जा कर लिया था और एक्सिस पावर के साथ एंटर कर लिया था, तब अमेरिकन गवर्नमेंट ने जापान के साथ सभी फाइनेंशियल और कॉमर्शियल संबंध तोड़ दी। जापानी एसेट को फ्रोजन कर लिया गया और जापान को पेट्रोलियम और इम्पोर्टेंट युद्ध सामग्री की शिपमेंट को बंद करने के लिए घोषित कर दिया गया। फिर भी यूएस और जापान के बीच किसी प्रकार समझौता खोजने के लिए बातचीत 1941 तक चली और नवंबर के अंत तक ये क्लियर था कि किसी प्रकार एग्रीमेंट की संभव नहीं था। हालांकि जापान ने पर्ल हार्बर के अटैक के दिन तक बातचीत जारी रखी। प्रधानमंत्री तोजो हिडेकी ने युद्ध का फैसला किया। जापान के कॉम्बाइंड फ्लीट के चीफ कमांडर यामामोतो इसरोको ने बहुत सावधानी से यूएस पैसिफिक फ्लीट के खिलाफ हमला का योजना बनाई थी। हमला का आदेश 5 नवंबर 1941 को जारी किया गया था और 16 नवंबर को फोर्सेस ने कुरिल आइलैंड पर अपना अभियान शुरू किया। एडमिरल चीची नागुमे ने हवाई आइलैंड की नॉर्थ साइड में लगभग 440 किलोमीटर दूर तक 6 एयरक्राफ्ट,
2 बैटलशिप, 3 क्रूइजर और 11 डेस्ट्रॉयर के साथ फ्लीट को कब्जा किया। कुल मिलाकर लगभग 360 प्लेन लॉन्च किया गया और 7 दिसंबर 1941 में सुबह 7:55 पर जापान ने हवाई आइलैंड पर्ल हार्बर पर अटैक कर देते हैं, जिसके बारे में मैंने वीडियो के शुरुआत में बताया। हमला लगभग 9:45 तक चली और अगले दिन ही अमेरिका ने 8 दिसंबर 1941 को जापान के खिलाफ युद्ध की घोषणा के साथ हमला का जवाब दिया। इसके बाद 11 दिसंबर 1941 में इटली और जर्मनी ने अमेरिका के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। अमेरिका एक्सिस पावर के खिलाफ वर्ल्ड वॉर 2 में लड़ने के लिए अपना मिलिट्री और इंडस्ट्रियल रिसोर्सेज को मोबिलाइज किया, जिससे अमेरिकन जनता को उत्साहित किया और उन्हें युद्ध के प्रयासों के लिए एकजुट किया। इससे अमेरिकन लोगों में पेट्रियटिज्म, वॉलंटियरिज्म और सेक्रीफाइस की वेव पड़ गई थी, जिससे एंटी जापानीज भावना और डिस्क्रिमिनेशन में भी इंक्रीज हुए, जिससे कारण अमेरिका की मेनलैंड में 1 लाख से अधिक जापानीज अमेरिकन को नजरबंद कर दिया गया। यूएस ने अपनी नेवी, आर्मी, एयरफोर्स और मेरीन कॉर्प्स को एक्सपांड किया और एटॉम बम जैसे नई हथियार और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की। यूएस ने प्लेन, शिप, टैंकर्स, एनिमेशन जैसे वार मटेरियल का प्रोडक्शन बढ़ाया और वार एफर्ट्स का सपोर्ट करने के लिए सिविलियन फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज को बिजनेसेस में कन्वर्ट किया। हमला का प्राइमरी गोल था यूएस पैसिफिक फ्लीट को डिस्ट्रॉय करना और उन्हें हमले में डिफरेंट स्ट्रेटेजी इस्तेमाल किया। पहला स्ट्रेटेजी डेनियल एंड डिसेप्शन यानी कि D&D। जापानियों ने अमेरिकन को उनके मूवमेंट और इंटेंसिटी के बारे में मिसलीड करने के लिए डेनियल एंड डिसेप्शन इस्तेमाल किया। दूसरा है रेडियो इंटेलिजेंस। जापानियों ने अमेरिकन के मूवमेंट और कम्युनिकेशन पर जानकारी इकट्ठा करने के लिए रेडियो इंटेलिजेंस इस्तेमाल किया। और तीसरा है क्रिप्टोलॉजी। उन्हें अमेरिकन कोड्स और कम्युनिकेशन को समझने के लिए क्रिप्टोलॉजी इस्तेमाल किया, जिसे ऑपरेशन में वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन गेन कर सके। पर्ल हार्बर पर जापानीज अटैक टोक्यो की रेडियो इंटेलिजेंस और डेनियल एंड डिसेप्शन के कारण पर्ल हार्बर स्ट्राइकिंग फोर्सेस को बिना लॉस पहुंचाने और बिना सोच समझ से हवाई तक पहुंचाने में सक्षम बनाई। पर्ल हार्बर हमले ने पैसिफिक वार की शुरुआत को निश्चित किया, जो पैसिफिक ओशन के आइलैंड और सी में जापान और अमेरिका के बीच भयंकर युद्ध का एक सीरीज था। पैसिफिक वार में अमेरिका ने जापान के आइलैंड और बेस पर कब्जा करते थे और जापानियों ने अपना टेरिटरी को रक्षा और यूएस मिलिट्री को भारी नुकसान पहुंचाने के लिए जमकर लड़ाई लड़ी। 6 और 9 अगस्त 1945 को जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर यूएस द्वारा 2 एटॉम बम लिटिल बॉय और फैट मैन गिराए जाने के बाद यह पैसिफिक वार समाप्त हुआ और 15 अगस्त 1945 में जापान को सरेंडर होने के लिए मजबूर होना पड़ा और आखिरी में अमेरिका डोमिनेंट मिलिट्री, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के साथ एक ग्लोबल सुपर पावर बन गया। यूएस ने 120,000 से अधिक जापानीज अमेरिकन, 11,000 जर्मनी अमेरिकन और 3,000 इटली अमेरिकन को देश भर की कैंपों में नजरबंद कर दिया, इस डर के से कि वह अपनी एंसेस्ट्रल देशों के प्रति वफादारी हो सकता है या फिर दुश्मनी के लिए जासूसी कर सकता है। उनमें से कुछ अपनी घर, बिजनेस और सिविल राइट्स खो दिया और डिस्क्रिमिनेशन और प्रेजुडाइज से सफर हुए। उनमें से कुछ अपनी वफादारी को साबित करने के लिए यूएस मिलिट्री में शामिल हुए और उन्हें वार के कई रीजन में बहादुरी से लड़े। अंत में पर्ल हार्बर हमला इतिहास में एक महत्वपूर्ण है। इस अटैक ने न सिर्फ पैसिफिक फ्लीट को तबाह कर दिया बल्कि अमेरिका को ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व किया। पर्ल हार्बर हमले ने वर्ल्ड वॉर 2 पर गहरा इम्पैक्ट हुआ, इससे वर्ल्ड वॉर 2 की दिशा को बदल दिया। उम्मीद है कि इस वीडियो आपको अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी है और कुछ नया सीखा होगा। अगर आप इसरो की एक्सपोसट मिशन के बारे में नहीं पता होगा तो इस वीडियो में जाकर देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।